हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विज़न। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे और एजुकेशन विज़न की वीडियो देख रहे होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 लेसन सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो ये लेसन आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पार्ट सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस लेसन में तो मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य वंश क्या था, कौन से राजा थे, कैसे इन्होंने शासन किया और इसके स्रोत कहाँ से मिलते। ठीक है, तो पहले ये देखेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की कब? 321 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इनका विस्तार जो क्षेत्र विस्तार था वो कहा था पश्चिम में अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सॉरी जो बलूचिस्तान है वो कहाँ पे है? अभी पाक में है। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मार के, उनसे युद्ध लड़के चंद्र मौर्य वंश की स्थापना करी, नींव रखी। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे कि मौर्य वंश में कौन कौन राजा हुए। तो इसमें मुख्य 3 राजाओं के नाम लिए जाते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। बिंदुसार को बिंबिसार भी कहते हैं। ठीक है, कुणाल, दशरथ। तो हम सबसे ज्यादा इन 3 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चक्रवर्ती, इनके बारे में बहुत कम, अशोक और चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप ये सोचो क्या लिखा है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो ये बताऊंगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, ये वैसे हिंदू थे, ठीक है, पर ये प्रभावित हुए थे जैन धर्म से, क्योंकि जब इन्होंने अपने वंश की स्थापना की तो उस समय जैन धर्म बहुत ही अच्छा धर्म, मतलब कि हिंदू धर्म से अच्छा माना जाता है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे फॉलो किया। फिर बिंदुसार भी इस जैन धर्म से प्रभावित हुए और इन्होंने भी इसे फॉलो करना शुरू कर दिया। जो अशोक थे, जो हमारे अशोक, जो जिनकी चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहते हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म का पालन किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अगर डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है हमारा कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन से हैं। ठीक है, तो पहला मूर्तिकला। तो पहले मौर्य साम्राज्य की जानकारी का पहला स्रोत मूर्तिकला है, जिसके अंतर्गत जो मौर्य साम्राज्य के राजा थे, बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान को दिखाने के लिए बहुत सारी मूर्तियां बनवाई, जिससे कि हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य में अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त जैसे राजा रहा करते होंगे। और जो हमारा वर्तमान का चिन्ह है अशोक चक्र, वो भी मौर्य साम्राज्य की देन है। ठीक है, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य का पता चलता है। सेकंड पॉइंट, यूनानी साहित्य। यूनानी साहित्य के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो मैगस्थनीज था वो कौन था? एक यूनानी था। ठीक है, वो जब मौर्य साम्राज्य में आया तो मौर्य साम्राज्य में आने के बाद इन्होंने क्या किया? मौर्य साम्राज्य का वृत्तांत, साहित्य, अपनी पुस्तक लिखने लग गया। पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका पुस्तक का नाम था, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आप सोचेंगे कौटिल्य कौन था? तो पहले मैं बता दूं कि कौटिल्य जो थे वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। चाणक्य की नीति आपने सुना होगा। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र है इसका मतलब इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं है। इसके अंदर पूर्ण रूप से राजनीति की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है? वहां की जो विदेश नीति है, राजनीति है, राजनीतिक है। ठीक है, और युद्ध में कौन कौन सी नीतियां हमें अपनानी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। और एक चीज और, जो ये पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र, उसके कुछ भाग किसने लिखे? कौटिल्य ने, और बाकी सब किसी और व्यक्ति ने लिखे थे। और जो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के मंत्री थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने
वंश की स्थापना की और यही इनके गुरु थे। कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। ठीक है, तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई कौन सी? अर्थशास्त्र, उसके द्वारा हमें मौर्य साम्राज्य के स्रोत प्राप्त होते हैं। थर्ड, अशोक के अभिलेख। तो जो अशोक थे, जो जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उन्होंने कुछ अभिलेख लिखवाए थे। किस लिए? लोगों की भलाई के लिए, लोग इन नियमों का पालन करें, जैसे कि धर्म के सिद्धांत। और एक चीज और, धर्म के सिद्धांत के और भी कि इन्होंने जो दान दिए, इन्होंने जो युद्ध किए, ठीक है, उसके बारे में भी अभिलेख में लिखे हुए थे, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य का पता चलता है। इसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। ठीक है, कलिंग जो कि अभी कहां पे है? उड़ीसा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जैन साहित्य। अब जैन साहित्य हमें कैसे पता चलता है? तो पहले बता चुका हूं, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और बिंदुसार थे, इन्होंने कौन सा धर्म फॉलो किया था? जैन धर्म। तो जैन धर्म के लिए इन्होंने कुछ काम किए थे, कुछ कार्य किए थे, और इसके फैलाव के लिए भी अपना धन अर्पित किया था। अपने कुछ लोगों को भी नियुक्त किया जो कि इस धर्म को फैलाने में मदद करते। ठीक है, जिसके कारण हमें जैन साहित्य में मौर्य साम्राज्य का जानकारी प्राप्त होता है। अगला बौद्ध साहित्य। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त और बिंदुसार ने क्या किया था? जैन धर्म अपनाया था। पर अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। और बौद्ध धर्म के लिए उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बनाए। ठीक है, महामात की नियुक्ति की। और ये वो लोग थे जो कि लोगों के बीच में जाके इस धर्म की विशेषता बताते थे कि हमें क्यों पालन करना चाहिए, ये हमारे लिए क्यों लाभकारी है, इसमें कौन कौन सी सिद्धांत है जो हमें अपनानी चाहिए अपने दैनिक जीवन में। तो इस सिद्धांत, इन साहित्यों से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? 321 ईसा पूर्व से। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। कैसे? नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मार के पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, जो कि अभी कहां है? पाकिस्तान तक इसका क्षेत्रफल फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ। तो कुणाल और दशरथ छोड़ दीजिए, ये तीन है जो राजा, ये मुख्य राजा थे। ठीक है, फिर मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत मूर्तिकला, यूनानी साहित्य जिसमें इंडिका बुक, कौन? मैगजीनीज। थर्ड, कौटिल्य को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त, चाणक्य। अशोक के अभिलेखों में भी हमें बहुत सारी चीजें मिली। जैन साहित्य बताया आपको, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना रखा था बौद्ध, पर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था अशोक के धर्म सिद्धांत। जो धर्म है उसे बुक में धम्म, ठीक है, धम्म भी लिखा गया। ठीक है, तो इसके सिद्धांत क्या थे? तो जो हमारे अशोक राजा थे वो क्या चाहते थे, कौन से सिद्धांत थे? तो उन्होंने कहा कि अगर हम किसी धर्म का पालन करते तो हम इस धर्म का पालन करें कि बड़ों का आदर करना चाहिए, कि जो हमसे बड़े हैं उनका आदर करो, ना कि उनसे दुर्व्यवहार करो और उनकी बात ना माने। ठीक है, दूसरा, जो हमारे सन्यासी हैं, जो हमारे सन्यासी और ब्राह्मण, उनके प्रति उदारता। कुछ लोग होते हैं, कुछ राजा होते हैं जैसे कि उनकी भविष्यवाणी की गई और वो उन्हें अच्छी बात नहीं लगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? इनके प्रति उदार नहीं होते, वो दुर्व्यवहार करते हैं, इनका अपमान करते हैं। जैसे कि किनका किया गया था? चाणक्य का, कौटिल्य का, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही हैं। इनका क्या किया गया था? अपमान किया गया था भरी सभा में। तो ये ना करके क्या करें? इनके प्रति उदार, मतलब अच्छा व्यवहार करें। दूसरा, सेवक और दासों के प्रति उदारता। तो सेवक और जो दास हैं उनसे कोई काम गलत होता है या मतलब वो नहीं कर पाते तो उन्हें मारे ना, दुर्व्यवहार ना करें, उनके साथ उदार व्यवहार करें, उदारता का व्यवहार करें। ठीक है, और अपने जो हमारा धर्म है उसके साथ साथ दूसरे के भी धर्मों का आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमारा धर्म है वो क्या है? सुप्रीम है।
सॉरी, अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, और दूसरों का क्या खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, दूसरों के धर्मों का आदर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो मगध साम्राज्य है और मौर्य वंश, तो वहां के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था, पाटलिपुत्र, जो कि वहां की राजधानी थी, कहाँ की, मगध साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी। और ये प्रमुख केंद्र कैसे था कि ये नदी का मार्ग, कि मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि गंगा और सोन यहाँ के पास में नदी थी, जिससे कि व्यापारिक संबंध बनाए जाते थे और दूसरों से मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए जाते थे। दूसरा स्वर्णगिरी, जहाँ पे सोने की पहाड़ियां थी, और ये कहाँ पे उपस्थित है, कर्नाटक। तीसरा उज्जैनी, उज्जैनी क्या है, व्यापारिक मार्ग है, जहां से मगध जो साम्राज्य है, मौर्य वंश, वहां से व्यापार करता था दूसरे देशों के साथ, जो कहाँ पे, अवंती के कुछ भाग से गुजरती है। तो इसलिए कलिंग की राजधानी है। कलिंग आपको पता है क्या है, उड़ीसा, अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी है। तो ये मौर्य वंश के प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। अगर आपको कहीं डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और फिर हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। तो ये क्या बताएगा कि सैनिक गतिविधियों का संचालन, कहाँ की सैनिक गतिविधियां, मौर्य वंश की सैनिक गतिविधियां, तो किन पार्टों में डिवाइड किया गया था वो पढ़ेंगे। तो पहला समिति, दूसरी उप समिति, ठीक है। और एक चीज कि एक समिति में को 6 उप समिति में डिवाइड किया गया था। जैसे सेना का, कि पहला नौसेना, कि जो एक व्यक्ति था, एक केंद्र था, वो क्या करता था, नौसेना, जो नदी के मार्ग से जो सेना आती थी उसका संचालन करता था। दूसरा यातायात, कि जो जब हम युद्ध के लिए जाएंगे तो किस मार्ग से जाएंगे, कहां कहां से जाएंगे, किधर से नहीं जाएंगे, कि हमारी सेना सुरक्षित रहे, उसका संचालन करेगा। थर्ड, पैदल सैनिकों का संचालन, कि जो पैदल सैनिक हैं उनके खान पान, इन सब का ध्यान रखेगा। फोर्थ, अश्वारोही, तो जो अश्व पे हैं, जो घोड़ों पे हैं सैनिक, उनका संचालन करेंगे। 6, रथारोही, जो हमारे सेनापति राजा आते हैं रथों से, उनका संचालन करेंगे। 6, हाथियों का संचालन, जो हमारी सेना में हाथी होते हैं उनका संचालन करते थे, ठीक है। जो उपसमिति थी वो क्या करती थी, इन लोगों के लिए उपकरणों का प्रयोग, उपकरण क्या करते हैं, उपकरण जैसे कि शस्त्र, वो बैलों का प्रयोग, क्योंकि उपकरण वो हाथों में तो ला नहीं सकते, इसलिए वो बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे। दूसरा, भोजन की व्यवस्था, जब हम कहीं युद्ध पे आते हैं, कहीं भी जाएंगे तो भोजन की व्यवस्था कौन कराता था, उपसमिति। थर्ड, जानवरों का चारा, जैसे कि हाथी, रथारोही, अश्वों के लिए क्या, जानवरों के चारे का प्रबंध करती थी कौन, उपसमिति। 6, जो घायल सैनिक होते थे उनके लिए सेवकों की नियुक्ति की जाती है, जैसे शिल्पकार, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। हमने इस वीडियो में 4 टॉपिक क्लियर किए, मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, प्रमुख केंद्र कौन से हैं, अशोक के धर्म सिद्धांत के बारे में, और सैनिक गतिविधियों के संचालन के बारे में, ठीक है। अगर आपको कहीं डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।